Welcome back to Biology on Earth. We are discussing the life processes. We have already completed the first part under life processes. Today we will discuss about the second part under life processes. So it includes the respiration and transportation. First of all, there are two terms. First is called breathing and second is called respiration. Breathing का मतलब है कि जब हम inhale करते हैं और exhale करते हैं, इसे normally बोलते हैं breathing. अब ये जो हमने इनहेल की है, इसमें जो एयर इनहेल की है, इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो ऑक्सीजन जो है ये एक इसेंशियल एलिमेंट है फॉर द लाइफ, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑक्सीजन को यूज करके फिर आगे अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं. तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज को तोड़ के, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. और दिस प्रोसेस ऑकर एट द सेलुलर लेवल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. नो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अंडर द ह्यूमन न्यूट्रिशन कि यहाँ पे जो जब न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन में, तो तीन तरह के कंपोनेंट्स, एक ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सब जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नाउ अब जो ग्लूकोज है ये प्राइमरी सोर्स है जिससे हम एनर्जी को लेते हैं या एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं. जो यहाँ पे अमीनो एसिड्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं इनको हम प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करते हैं. जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि जो भी सेल है इनकी मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, मींस फैटी एसिड्स की बनी होती है. तो जब भी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं ये जो फैटी एसिड्स है उसकी सेल वॉल को बनाने में हेल्प करते हैं और प्रोटीन्स भी इसी तरीके से हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हैं और इसके अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो 6 कार्बन H12 एंड O6 मीन्स 6 ऑक्सीजन. तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है. नाउ जो भी अगर हम अर्थ पे बात करें, बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहूंगी. तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन यहाँ पे अर्थ पे? तो जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. अब सन की एनर्जी को यूज करके प्लांट्स फोटो सिंथेसिस कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? जो सोलर एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मींस कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है. इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी जो प्लांट्स नहीं होंगे तो हम कहाँ से फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे नहीं रहेगा. नाउ यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये सभी ऑर्गेनिजम्स को, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसमें कार्बन होता है. कार्बन एक हाई एनर्जी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो इसके बॉन्ड्स में एनर्जी है, जैसे यहाँ पे CH बॉन्ड होगा, CHO बॉन्ड होगा, इस तरीके से बॉन्ड्स होंगे. ये जो बॉन्ड्स हैं इनमें एनर्जी कंजर्व्ड है. अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि इन बॉन्ड्स को तोड़ना है, सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको सेपरेट करना है और जो एनर्जी इससे रिलीज हो रही है उसको हम यूज करते हैं ATP की यहाँ पे प्रोडक्शन में. तो ATP की प्रोडक्शन कैसे हो रही है? ADP पहले से ही प्रेजेंट है, इसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है. जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है ये इसके साथ एक और फॉस्फेट को कंबाइन करती है, तो यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है. नाउ अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो दो तरीके की रेस्पिरेशन है. एक तो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती, इसके लिए कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले अगर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ जो इनका साइटोप्लाज्म है इसमें जो ग्लूकोज है ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. ये 6 कार्बन है तो 3 कार्बन, जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है और एनारोबिक कैसे होती है. अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, उसके बाद प्लांट्स की बात करें, तो इनमें मेजोरिटी ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. अब जो आगे वाला प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो इसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो है ये भी आगे ब्रेक होता है, इससे जो एनर्जी निकलती है उससे क्या होता है कि 32 ATPs की सिंथेसिस होती है. तो यहाँ पे एक ग्लूकोज से 32 ATPs बन रहे हैं अंडर द एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अब ये क्या है, 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो 3 कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और जो इसके पास यहाँ पे वाटर, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे.
अब दूसरा है कि जब हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमारा जो जो हम ब्रीदिंग करते हैं इससे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये कंज्यूम नहीं हो पाती कि जो मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब मसल्स क्या करते हैं, इनको एनर्जी की जरूरत है, तो ये यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो पायरुवेट हैं ये आगे टू लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अगेन ये भी 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो 3 कार्बन स्ट्रक्चर है ये एज इट इज निकल गया, और ये लैक्टिक एसिड जो है ये डिपॉजिट होता है और उससे मसल क्रैम्प्स बनती हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस में ओनली 2 ही एटीपीज बनेंगे। अब जो तीसरा है इसमें क्या है कि जैसे ईस्ट वगैरह हो गए, इनमें फर्मेंटेशन होता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत फर्मेंटेशन में कभी भी नहीं होती। इस टाइप की फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और यहाँ पे है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो इससे क्या होगा कि जो पायरुवेट है इससे 2 कार्बन स्ट्रक्चर जो कि इथेनॉल है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे 2 पायरुवेट हैं तो 2 इथेनॉल बनेंगे और 2 कार्बन बच जाएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और 2 एटीपीज की प्रोडक्शन होगी इस जो है ये प्रोसेस में भी। अब यहाँ पे जो एटीपीज बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड दी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है इन्हें हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे हम जितना भी खाना खा लें, लेकिन हम जो कार्बन है, कार्बन के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए जो एक यहाँ पे ग्लूकोज है ये 32 एटीपीज की प्रोडक्शन करता है। तो कितनी ज्यादा एनर्जी होगी, मींस इसमें इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, ताकि इतने जो कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एटीपीज के। अब जो एटीपीज हैं इनमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी यूज हो रही है। हम चल रहे हैं तो एनर्जी यूज हो रही है। हमारा ब्रेन जो है ये पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, इसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। सो सबसे ज्यादा जो हार्ट है ये ब्रेन में ऑक्सीजन को भेजता है, ब्रेन सेल्स में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी इनको चाहिए। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा चाहिए मींस एनर्जी रिक्वायरमेंट उस ऑर्गन में उतनी ज्यादा है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ब्रेन में ज्यादा है तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अब क्या है कि यहाँ पे जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल है जब ये एडीपी में कन्वर्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे ब्रेन सेल अगर एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एडीपी से दोबारा जो फॉस्फेट है इसको रिमूव कर देंगे, जो कि पहले से हमने ज्वाइन किया था जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो जब ये रिलीज होगा तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है एक एटीपी से ये होती है अराउंड 3.5 किलो जूल पर मोल। प्लांट्स ऑक्सीजन डिफरेंट वे से जो है कैरी करते हैं, जो एनिमल्स हैं ये डिफरेंट तरीके से जो ऑक्सीजन है इसको लेते हैं, अपटेक करते हैं। अब प्लांट्स में तो कोई लंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनमें क्या है, इनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो जो स्टोमेटा है ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जितनी भी गैशियस एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के थ्रू होगी। तो जब तो दिन का टाइम है तो उस टाइम पे क्या है, सन प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगी। साथ में जो प्लांट है अब इसको भी रेस्पिरेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ही ये अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी कर पाएगा, अपनी लाइफ प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर पाएगा। तो रेस्पिरेशन चलती ही रहेगी, लेकिन साथ में फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, और जो इससे बचेगी वो रिलीज कर देगा प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब इसमें अब यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो दिन के टाइम जो स्टोमेटा है ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मींस ये प्लांट यहाँ पे लीफ के अंदर एंटर करेगी थ्रू द स्टोमेटा। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो सन नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन तो होगी, बिकॉज एनर्जी की जरूरत तो अभी भी है। तो क्या होगा, अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो ऑक्सीजन यूज हो रही है तो प्लांट को बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो तो नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस से नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन हमें इनको जो है बाहर से इनको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी इनमें स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लांट को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये सारी बाहर रिमूव हो जाएगी। नाउ ये जो यहाँ पे रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में और एनिमल्स में, हमने यहाँ पे देखा कि सेम है, प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन भी ही होती है। तो जो भी रेस्पिरेशन यहाँ पे ड्यूरिंग डे और नाइट टाइम हो रही है
ये यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज से पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर जो पाइरुवेट से यहाँ पे एटीपी में जो मींस एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नाउ एनिमल्स में भी दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक तो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। जो लैंड पे रहते हैं ये ब्रीदिंग के लिए मोस्टली लंग्स को यूज करते हैं, जैसे जितने भी मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो ये गिल्स को यूज करते हैं फॉर द ब्रीदिंग, बिकॉज यहाँ पे जो पानी है, पानी में ऑक्सीजन है जो कि डिजोल्व फॉर्म में है, तो अगर इसको लेना है तो इनको गिल्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है, तो अगर इसको ब्रीद करना है, ब्रीद इन करना है, तो लंग्स इसमें हेल्प करते हैं। नाउ अब हम ह्यूमन में देखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है। सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले यहाँ पे नेजल पैसेज है, यहाँ पे फेरिक्स प्रेजेंट है, लैरिक्स है, और यहाँ पे जो रिंग शेप्ड कार्टिलेजेस स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर इसलिए कार्टिलेजेस होते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, उससे बचाने के लिए। फिर जो ट्रैकिया है ये आगे इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये जो दो ब्रोंकाई हैं ये दोनों लंग्स में जाते हैं, ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है। उसके बाद क्या है, जो ब्रोंकाई है अब ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, मींस फर्दर इनकी ब्रांचेस होती हैं। जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके साथ ये एयर सैक्स जुड़े होते हैं। ये जो एयर सैक्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स। ये जो सैक्स हैं ये बलून की तरह होते हैं, जब एयर फिल होती है तो ये इस तरीके से हो जाते हैं, अब जब एयर इनसे रिमूव हो जाती है तो ये जो है ये कंप्रेस हो जाते हैं। नाउ लंग्स जो हैं दे आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन, सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड रिब केज है। उसके बाद नीचे यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट है, दिस इज अ डायफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं मींस ब्रीद इन, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो इससे क्या होता है, लिप जो हमारी रिब्स हैं ये लिफ्ट होती हैं, ये आगे की तरफ फैलती हैं, और जो डायाफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम इस तरीके से हो जाता है। अब इस तरीके से डायाफ्राम प्रेजेंट है। जब हम इनहेल करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से ये मूवमेंट होती है। अब जो लंग्स हैं मींस जो रिब्स हैं और जो डायाफ्राम है इनकी मूवमेंट क्यों हो रही है, बिकॉज जो लंग्स हैं इनमें जो एल्वियोलाई है इनमें एयर फिल हो रही है, जिनके कारण इनमें एक्सपेंशन हो रही है। अब यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है। अब क्या है कि सबसे पहले जब हमने ब्रीदिंग की तो इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली गई, मींस जब हमने इनहेल किया तो अब ऑक्सीजन एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, और जो एल्वियोलाई हैं ये चारों तरफ से ब्लड वेसल से इस तरीके से ढके हुए होते हैं। नाउ जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड है, तो अब ब्लड क्या करेगा कि ऑक्सीजन को यहाँ से उठाएगा और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो उसने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट की है उसको एल्वियोलाई को प्रोवाइड करेगा, और एल्वियोलाई को जो है ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है ये पूरी बॉडी को मिलेगी। अब ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड में ऐसा क्या है जो इनको पकड़ के रखता है और इनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। हमारा जो ब्लड है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो है इसमें प्लाज्मा जो लिक्विड होता है जो येलो कलर का होता है, उसके बाद सेकेंडली इसमें डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका कोई काम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन, वो इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और लेकिन यहाँ पे जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें एक पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। नाउ जो हेमोग्लोबिन है इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है एक टाइम पे। तो कैसे बाइंड करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ, जैसे ये यहाँ पे हेमोग्लोबिन है तो इसके साथ ऐसे चारों तरफ से जो ऑक्सीजन है ये इस तरीके से बाइंड करेंगी, इतनी इसकी अफिनिटी है। लेकिन इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अफिनिटी बहुत कम होती है। तो अब यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा ये हेमोग्लोबिन के थ्रू होगा जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट है। तो जब हमने यहाँ पे सांस ली, जो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन है ये ब्लड वेसल्स में चली गई, दिस इज अ ब्लड वेसल, और यहाँ पे आरबीसीज है। तो ब्लड वेसल्स में क्या है, यहाँ पे आरबीसीज है, इसमें हेमोग्लोबिन है, तो ये 4 ऑक्सीजन को इस तरीके से जो है टेकअप कर लेगा और पूरी बॉडी में जो है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। तो इससे ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी और बाद में बॉडी की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। सेकेंडली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी है, ब्लड इससे पूरे सेल्स से
जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कलेक्ट करके एल्वियोलाई तक लेके आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन हमने अभी देखा कि जो हेमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, जो ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा है, इसमें पानी होता है। तो पानी के साथ, वाटर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये कंबाइन होगी तो यहाँ पे H2CO3 की फॉर्मेशन होगी। तो इससे H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे HCO3 ये बाइकार्बोनेट आयन है। तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये जो है ये ब्लड से एल्वियोलाई तक पहुंचेगा और जब एल्वियोलाई में जाएगा तो वहां से एल्वियोलाई इसको उठा के और बाहर रिमूव कर देंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है 80% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड प्लाज्मा इसको ट्रांसपोर्ट करता है और बाकी की जो 20% बचती है ये आरबीसीज इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आरबीसीज क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन के साथ भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाइंड करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पे इसमें जो लिक्विड है सेल के अंदर उसमें डिसॉल्व होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है टू दी लंग्स। ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, इनको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो ब्लड है इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक सेल दूसरे के पास जाएगा कोई चीज लेने के लिए, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये ब्लड करता है। उसके बाद जो इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, अभी हमने देखा फूड को, फूड में जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, प्रोटीन है, इनको, और नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो कि अमोनिया की फॉर्म में भी हो सकता है और यूरिया की फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि फाइनली किडनीज तक ये लेके जाता है और किडनीज फिर इसको रिलीज करती हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये आरबीसीज जो है ये इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। अब यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है ह्यूमन में, ये पूरी बॉडी में जो ब्लड है इसको पंप करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर जो है इसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम, जो ये है इसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जो है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो वेंट्रिकल्स हैं इनके बीच में एक सेप्टम होता है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से ऑरिकल्स के बीच में या फिर एट्रियम के बीच में भी सेप्टम होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटर एट्रियो सेप्टम। जो हार्ट है इसमें डिफरेंट वेल्व्स होते हैं। अब ये जो वेल्व्स है इनका काम क्या है कि जो ब्लड है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इसका बैक फ्लो ना हो। तो जो यहाँ पे इस साइड जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में जो वाल्व है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इसे मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोला जाता है। ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है और ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बड़ी वाली आर्टरी है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि रेड कलर में है, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है ये है पल्मोनरी वेन। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक निकल रहा है इससे दिस इज कॉल्ड दी आयोटा, ये जो बड़े वाला है ये आर्टरी होती है, सबसे लार्ज आर्टरी जो हमारी बॉडी में है ये आयोटा है, इसे हम आयोटिक आर्क भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे दिस इज अ सुपीरियर वीना कवा एंड दिस इज इंफीरियर वीना कवा, और हर एक जो आर्टरी है या फिर कोई वेन है इनके बीच में भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे पल्मोनरी वॉल्व जो आर्टरी है तो इसमें भी इस तरीके से वाल्व प्रेजेंट है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे। फिर जो आयोटा है इसमें भी वाल्व प्रेजेंट है। अब ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, अब हम वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर वीना कवा, ये जो अपर बॉडी पार्ट है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, मींस वो ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और जो इंफीरियर वीना कवा है ये नीचे से जो बॉडी का पार्ट है इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। नाउ जो ब्लड है अब ये यहाँ पे आ चुका है हमारे राइट एट्रियम है, इसमें राइट एट्रियम जो है जब ये इसमें ब्लड आएगा तो ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, जब इसमें ब्लड पूरा फिल हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पूरे का पूरा ब्लड जो है ये यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में है, तो जब ये फिल हो रहा है तो ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, लेकिन जब ये पूरा फिल हो गया तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरे का पूरा ब्लड जो है ये यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को यहाँ पे लंग्स तक लेके जाती है, और लंग्स हमें अभी हमने लास्ट जो इससे पहले डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि जो लंग्स हैं वो ब्लड की ऑक्सीजनेशन करते हैं।
तो जो यहाँ पे ब्लड है अब इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई है, तो अब ये ग्रीन कलर में है जो ब्लड है, हमने ऐसे ही लिया हुआ है समझाने के लिए। तो अब जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये हार्ट तक लेके आएंगी। तो सबसे पहले ये यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में जब एक बार फिलिंग हो रही है तो ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है। जब ये पूरा फिल हो गया तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होती है। अब इसकी जो वॉल्व है, जहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है इनकी वॉल्व होती है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है देन दी ऑरिकल्स, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और क्योंकि ये बहुत दूर तक जो ब्लड है इसको पंप करते हैं तो इसलिए वॉल्स थोड़ी थिक होती हैं इसमें। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पूरे का पूरा जो ब्लड है ये आयोटा में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी आयोटा, और इसे हम आयोटिक आर्क भी बोलते हैं। नाउ जो अब आयोटिक आर्क है यहाँ पे ये इस तरीके से बाइफरकेट होती है। एक इसका जो पार्ट है ये ब्रेन की तरफ जाता है, और दूसरा पार्ट जो है ये नीचे इस तरीके से आएगा, ये बॉडी की तरफ आएगा। ये पूरी बॉडी को ब्लड को, जो पूरी बॉडी है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये पूरे ब्रेन में, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई करेगा। नाउ फिर से क्या हुआ कि आयोटिक आर्क ने क्या किया, ये सारे ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको सप्लाई कर दिया बॉडी में, ब्रेन में भी कर दिया और लोअर बॉडी में भी कर दिया। हर एक सेल जो है ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। तो हर एक सेल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मींस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी, और ऑक्सीजन यूज होगी। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है ये सभी सेल्स यूज कर लेंगे, और दोबारा से जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। नाउ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लोअर बॉडी से इसको उठाएगा यहाँ पे इंफीरियर वीना कावा, और जो अपर बॉडी है इससे उठाएगा यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा, इस तरीके से। नाउ जो हार्ट है ये फिस्ट शेप्ड होता है, इतना ही इसका साइज होता है, और इसी तरीके से इसकी जो है ये स्ट्रक्चर होती है। ये ऑरिकल्स हो गई, ये दो वेंट्रिकल्स हो गई, ये आयोटिक आर्क है, और सारी ये पल्मोनरी। नाउ जो आर्टरीज हैं ये मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो यहाँ पे वेन्स हैं ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन हार्ट के केस में एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। जो आर्टरी ने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स के पास ये लेके गई, अब दोनों लंग्स क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीजनेशन करते हैं। तो यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के ऑर्ट्रियम में लेके आती हैं। तो ये एक्सेप्शन है कि हार्ट के केस में जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। नाउ बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें 2 ऑरिकल्स हैं 2 वेंट्रिकल्स हैं, इस तरीके से होता है। उसके बाद अगर हम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो मेनली यहाँ पे जो एम्फीबियंस हैं इनमें तो इस तरीके से 2 ऑरिकल्स हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल है। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें इस तरीके से 2 ऑरिकल्स होते हैं, सिंगल वेंट्रिकल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिवीजन होती है। तो अब ऐसा क्यों है कि हम में 4 चैम्बर हैं और इनमें 3 ही हैं? बिकॉज हम जो हैं हम होम्योथर्म्स हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, जितने भी मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ट है इसको ज्यादा जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी में भी, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी और हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल हैं ये पोइकिलोथर्म्स हैं, इनमें कोई भी बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस नहीं होती, तो बॉडी को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो अगर हार्ट में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई एक ही वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी मिक्सिंग होती रहती है। अब जो यहाँ पे रेप्टाइल्स हैं इनमें एक एक्सेप्शन है, जो इसमें क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स हैं इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे हम में प्रेजेंट होता है। तो फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें सिंगल ऑरिकल है और सिंगल वेंट्रिकल है। अब हमने ह्यूमन हार्ट की वर्किंग को देखा है,
जब जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें कि 3 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनमें डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड है ये 2 बार हार्ट में एंटर करता है। अब 2 बार कैसे, अभी हमने देखा कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेशन के लिए क्या है, लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट में एंटर करेगा, तो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकंड पार्ट अंडर लाइफ प्रोसेसेस। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.